जी, हम इसकी बात कर रहे थे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की। आजकल इंटरनेट का काफ़ी इशू हो रहा है। अच्छा, ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के मैंने आपको बताया इसके बारे में कि इट इज़ सिमिलर लाइक डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी। जिस तरीके से 2 डिफरेंट नाम रखे हुए हैं एक ही चीज़ के, इसी तरह मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोथ आर द सेम थिंग, बट द डिफरेंस इज़ कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी विल बी, जब भी ये वर्ड आएगा तो हमें ये ज़हन में इमीडिएटली आना चाहिए कि ये शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन की बात हो रही है। तो ये एक देयर इज़ अ फार्मूला, हम इस फार्मूले को ड्राइव भी कर सकते हैं, और बट एट द मोमेंट वी जस्ट नीड टू नो कि हम इस फार्मूले को डायरेक्टली हमें पता होना चाहिए। अगर आपके पास अगर कोई डाटा शीट आती है और उसके अंदर सिर्फ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिखा हुआ, तो देन यू कैन डिटरमिन द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फ्रॉम दैट यूजिंग दिस फार्मूला। ओके, अभी तक हमने जो प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल थी उनमें हमने ये जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं इसको डिटरमिन किया है, इसके बारे में हमने सारी बातचीत की है। ठीक है, बाकी जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं दीज आर फिक्स्ड। ठीक है, हम इसको चेंज समहाउ, यस वी कैन चेंज देम समहाउ, कि हम कंडक्टिविटी को चेंज कर सकते हैं, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, हम सब कुछ कर सकते हैं चेंज by the addition of alloying elements and do some sort of the treatments। ठीक है, क्रोजन एक इसकी प्रॉपर्टी है, एक नेचुरल प्रॉपर्टी है, लेकिन हम उसकी क्रोजन प्रॉपर्टी को भी चेंज कर सकते हैं बाय द एडिशन ऑफ सर्टेन अलोइंग एलिमेंट्स। जिस तरीके से मैंने आपको बात की थी कि आयरन जो है वो अगर आप वैसे आप खरीदें तो, या वैसे आप देखें पड़ा हुआ, तो वो रस्टेड हो जाता है, ऑरेंज कलर का उसके ऊपर मटेरियल आ जाता है। लेकिन अगर आयरन के अंदर मैं क्रोमियम ऐड कर देता हूँ, एक एलॉइंग एलिमेंट ऐड करता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 9 से 10% ऐड करता हूँ, बाकी 90% आयरन ही है, तो उसके अंदर वो जो क्रोजन वाली जो प्रॉपर्टी है ना वो चेंज हो जाएगी उसकी, और मटेरियल जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा, जो कभी करोड़ नहीं होगा। और जिसकी एग्जांपल हमारे किचन यूटेंसिल्स हैं। तो किचन यूटेंसिल्स की बात भी मैंने लास्ट टाइम की थी बात, कि हम उसको क्रोजन से बचाने के लिए कभी कोई पेंट नहीं करते, वो सारी ज़िंदगी पड़े रहते हैं, लेकिन उनको पर जंग नहीं लगता। लेकिन उसकी अगर दूसरी एग्जांपल हमने ली थी, हमारा जो घरों का गेट होता है या इस तरह की कोई चीज़, या ग्रिलें वगैरह जो घर की बनती हैं, मैं एक चूंकि एग्जांपल कॉमन ले रहा हूँ आपको, जो कि हमारी डेली लाइफ की एग्जांपल्स हैं। इसमें देखते हैं कि इसको जब हम नया नया कोई घर बनता है या हम नया लगवाते हैं, तो वो फौरी तौर पर रस्टी सा हो जाता है। तो उसको रस्ट से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर उसको पेंट करते हैं ताकि रस्ट ना लगे। उसकी वजह ये होती है कि वो जो आयरन होता है ना, उसके अंदर किसी भी अलाइंग एलिमेंट नहीं होता, और मटेरियल नेचुरली बिहेव कर रहा होता है। तो मटेरियल जो है ना वो नेचुरली बिहेव कर रहा होता है। तो ये उसकी जो क्रोजन प्रॉपर्टीज हैं हम उसको मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह हम बकाया जो बाकी जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है, many of them we can manage by either by addition of the alloying elements or do some treatments। सो उसके बाद जो प्रॉपर्टीज की जो मॉडिफिकेशन है, हमारे जो अपकमिंग लेक्चर है उसके बाद उसके बारे में हम प्रॉपर्टीज मॉडिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। मटेरियल की प्रॉपर्टीज को हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, क्रोजन प्रॉपर्टीज के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में तो बताया कि हम जस्ट उसके अंदर अलाइंग एलिमेंट ऐड करके हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को हम यूजिंग हीट जो है हम उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। तो वो जो यूजिंग हीट जो है दैट इज कॉल्ड हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, और इसकी जो प्रॉपर्टीज को जो मॉडिफिकेशन है इसको करने के लिए हम लोग नेक्स्ट इन डिटेल देखेंगे। ओके, इसके बाद क्रीप और फटीग, ये दो फिनोमेनास हैं। क्रीप एक ऐसा फिनोमेना है, क्रीप मेरे ख्याल से हमने क्रीप और फटीग के बारे में लास्ट टाइम बात की थी कि इट इज़ अ टाइम डिपेंडेंट डेफॉर्मेशन है, जिसमें मैंने आपको कहा था एक मड है, मड के अंदर अगर आप एक ब्रिक रख देते हैं और उसको छोड़ देते हैं 2-4 दिन के लिए, तो अगर आप वहाँ पे देखें तो उस पर परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है वो मड। और अगर आप वहाँ से ब्रिक रिमूव भी कर दें तो वो वापस अपनी जो उसका इम्प्रेशन है वो वहाँ पर हमेशा रहता है, क्योंकि उसने अंडर दैट स्टैटिक लोडिंग जो है ना उसने उसके अंदर डेफॉर्मेशन क्रिएट कर दिया, तो दैट इज अ क्रीप। ठीक है, तो ये जो क्रीप टेस्ट जो होता है ये हम कर सकते हैं, जिस तरीके से हमने ब्रिक रखी है उस मड के ऊपर और हमने इसको नॉर्मल एटमॉस्फेयर के अंदर उसको ड्रॉप कर दिया, तो ठीक है, हमने देखते रहे कि ठीक है मटेरियल अंडर नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन के ऊपर किस तरीके से डिफॉर्म हो रहा है।
लेकिन हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी कुछ ऐसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन है जहाँ पर ठीक है स्टैटिक लोडिंग है बट टेम्परेचर बहुत हाई है, ठीक है। जब टेम्परेचर हाई है तो डेफिनेटली हाई टेम्परेचर की वजह से मटेरियल जो होता है ना वो सॉफ्ट हो जाते हैं। जब मटेरियल सॉफ्ट हो जाते हैं तो उसके ऊपर कोई भी जो स्टैटिक लोड होता है वो उसके अंदर डेफॉर्मेशन क्रिएट करना शुरू कर देता है। तो हम मटेरियल के अंदर जो है ना डिफरेंट टेम्परेचर्स के अंदर भी हम उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। अदर वी कैन आल्सो परफॉर्म अ टेंसाइल टेस्ट, कंप्रेशन, क्रीप और जिस तरह के भी टेस्ट हैं। हमने ये देखना होता है कि हमारी जो टारगेट एप्लीकेशन है वो क्या है। हम उस टारगेट एप्लीकेशन के ऊपर मटेरियल को क्वालिफाई करने से पहले हम उसको वही कंडीशन देते हैं लैब के अंदर और उसके अंदर वो टेस्ट परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन है तो हमारे पास फर्नेस है, हम फर्नेस के अंदर स्पेसिमन रख के उसके अंदर ही हम उसको टेस्ट परफॉर्म कर देते हैं। पूरा सेटअप एक छोटी सी फर्नेस के अंदर है और हमने वहाँ पे वो टेस्ट परफॉर्म कर लिया। सिमिलरली अगर हमारी कोई बहुत गोल्ड एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल हमने कोई ऐसी मशीन डिज़ाइन की है जो कि साइबेरिया जैसे एरियाज़ के अंदर यूज़ होनी है। फॉर एग्जांपल मरी है, वहाँ पे बर्फबारी हो रही है, टेम्परेचर माइनस में चला गया है, गिलगित वाले एरियाज़ हैं, इसी तरह पोलर रीजन्स हैं, हिमालय रीजन है, जहाँ पर वहाँ पर भी तो एप्लीकेशंस है ना, वहाँ पे तो मटेरियल यूज़ होते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई भी मशीन वहाँ पर जा रही है तो वो मशीन जो है उसके जो अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल होगा फिर हम उसको नेगेटिव टेम्परेचर के अंदर चेक करेंगे। हम उसके लिए लिक्विड नाइट्रोजन इस्तेमाल करते हैं, फिर हम उसको नेगेटिव टेम्परेचर उतना पहले मटेरियल को बिल्ड करते हैं, देन हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। और अगर मटेरियल क्वालिफाई होता है तो फिर हम उस मटेरियल को यूज करते हैं उस पर्टिकुलर टारगेट एनवायरनमेंट के हवाले से। सो दीज आर फ्यू थिंग्स कि हम एप्लीकेशन जो है हम उसको टारगेट एप्लीकेशन के हवाले से चेंज कर सकते हैं। ओके, फटीग के बारे में भी हमने बात की थी। दिस आर द टेस्ट लाइक साइक्लिक लोडिंग, जिसके बारे में मैंने को बताया था कि टरबाइन के ब्लेड्स हैं और हवा ये जो एयरप्लेन्स हैं उनके विंग्स हैं, इसके बारे में हमने काफ़ी बात की थी। इवन कि हमने मिसाइल के विंग्स की भी बात की थी कि उसकी ट्रेजेक्ट्री को वो डिफाइन कर रहे होते हैं उसके विंग्स। अगर वो डिफॉर्म हो जाएंगे तो ट्रेजेक्ट्री सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसी तरह एयरप्लेन के बारे में तो सो फटीग इज द साइक्लिक लोडिंग है। सो दिस इज ऑल अबाउट। और अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर था उसमें मैं आपको बताऊंगा एक वर्क हार्डनिंग के बारे में और ये बॉशेंजर इफेक्ट। ये दो चीज़ें ये बोर्ड पे एक्सप्लेन करने वाली हैं। अच्छा एक और चीज़ भी रहती है थी, ओके, डेफॉर्मेशन ऑफ ए पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल, ठीक है। ये चीज़ें जो है हम इसको देखेंगे नेक्स्ट में जब हम टच पैड पे मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो सीआर आप जो हैं मुझे इसकी अटेंडेंस जो है ना मुझे व्हाट्सएप कर दें जो बच्चे एब्सेंट हैं। तो अगर किसी का क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? मुझे लगता है सारे भाग गए हमें, क्लास में प्रेजेंट ही कोई नहीं है। ओके।